नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। श्रीनगर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की भीड़ ने हत्या कर दी, उन्हें मार डाला। आरोप लगा कि जब भीड़ अयूब पंडित पर हमला कर रही थी, उस दौरान अलगाववादी नेता मिरवाइज उमर फारूक भी मस्जिद के भीतर थे। ये आरोप लग रहे हैं, अभी इसकी जांच चल रही है, जैसा कि सूबे के डीजीपी एसपी वैद ने हमें बताया। और यह भी आरोप लगा कि मिरवाइज ने ही भीड़ को उकसाया। यह भी कहा जा रहा है कि डीएसपी पंडित नमाज पढ़ने गए पत्थरबाजों की तस्वीरें ले रहे थे, जिसके बाद पत्थरबाजों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या पत्थरबाजों और अलगाववादियों के सामने बेबस है सरकार? मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, चाहे सूबे की सरकार हो यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार या फिर केंद्र सरकार। और अयूब के गुनहगार मिरवाइज पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सुनिए इस हत्या पर और जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर घाटी की, उस पर किस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के कारण बिहार से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लोग आते हैं, तो कश्मीरी पुलिस से काम लेनी चाहिए। तब कश्मीरी पुलिस से काम लेते हैं तो उनको फांसी दे देते हैं। एक 10 लोग 15 लोग मिलकर मीरवाइज के कहने पर, ये हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी राय में, मेरी सलाह है अपनी सरकार को कि राष्ट्रपति शासन कश्मीर में लागू करनी चाहिए। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तथाकथित जिहाद कर रहे हैं, उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि क्या यही धर्म का युद्ध है? इससे बड़ा धर्मी कार्य और क्या हो सकता है? और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के संजय झा मेरे साथ हैं। इसके अलावा कर्नल यूएस राठौड़ रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ कमल हाक, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पानून कश्मीर के। इसके अलावा अतुल कुमार अंजान, वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ। अतुल कुमार अंजान सीपीआई के नेता मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ सलीम गिलानी, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता, स्काइप के जरिए श्रीनगर से मेरे साथ लगभग जुड़ ही चुके हैं। संबित पात्रा, सवाल आपसे, क्या पत्थरबाजों के सामने, अलगाववादियों के सामने राज्य सरकार, जिसमें आपकी हिस्सेदारी है, और केंद्र सरकार दोनों ही बेबस नजर आ रहे हैं क्या? और सवाल ये, एक डीएसपी के कपड़े उतारकर उसे नंगा कर विकृत कर दिया जाता है, उसके पूरे शरीर को। हमने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का मामला देखा है, 6 पुलिस वालों के एक पुलिस बल पर, एक दस्ते पर किस तरह से 15 दिन पहले आतंकी हमला हुआ, वो भी हमने देखा है। सुरक्षा बलों का खौफ नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का खौफ नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस का खौफ नहीं, और आर्मी का खौफ नहीं। सरकार बेबस है कि नहीं? संदीप जी, मैं तो ये मानता हूं आपका ये प्रश्न जायज है, क्योंकि आखिरकार ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें जब भी कोई विपत्ति होती है तो पत्रकारों का भी और जनता का भी फर्ज है कि वो सरकार से प्रश्न पूछे। इसलिए मैं समझाना चाहूंगा, आपने कहा कि देखिए किसी का खौफ नहीं है, ना पुलिस की खौफ है, ना आर्मी का खौफ है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि आज कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर लोग किसी से नहीं डर रहे हैं? मैं कहूंगा इसी को कहते हैं रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम। ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, देखिए एक मस्जिद में, एक पवित्र रात में, जिस प्रकार से एक पवित्र जगह 100 की तादाद में लोग एक निहत्थे बेबस एक साहसी पुलिसकर्मी को आके ग्रुप में मार देते हैं, उसको लिंच कर देते हैं, उसके कपड़े उतारकर उसको मौत की घाट उतार देते हैं। और वह उस समय जो वीडियो हमने देखा है, तमाम चैनलों में चला गया था, उसमें बार बार जाकिर मूसा जिंदाबाद का नारे लग रहे हैं। ये वही जाकिर मूसा है जिसका वीडियो तमाम मीडिया चैनल्स ने चलाए थे, और उसमें जाकिर मूसा ने एक संदेश दिया था कि कश्मीर में पत्थरबाजों, पत्थर अल्लाह के नाम पे फेंको, क्योंकि हमें कैलिफेट बनाना है, जैसे सीरिया में एक कैलिफेट है। तो कहीं ना कहीं ये उसी प्रकार की लड़ाई है, कैलिफेट की लड़ाई की तरफ ये बढ़ रही है कश्मीर। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप बिल्कुल यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू आस्क मी टफ क्वेश्चंस, मगर आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि राजनीतिक डॉक्टर पात्रा, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं। जी जी, आप मर्ज समझा रहे हैं कि अब क्या क्या हो चुका है और आगे क्या क्या हो सकता है। ये हुआ क्यों? मैं पूछ रहा हूं सरकार क्या कर रही है? सरकार का इकबाल होता है, सरकार का कोई खौफ ही नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है। मैं इसका उत्तर देता हूं।
संदीप जी, आपने बिल्कुल वाजिब पूछा कि ये मैं डॉक्टर हूं तो मैं डायग्नोसिस पहले कर रहा हूं, क्योंकि ट्रीटमेंट करना है तो डायग्नोस करना पड़ेगा। देखिए, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में बहुत वर्षों तक हमने सही डायग्नोसिस नहीं किया। हमने रेडिकल इस्लाम को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं किया, वहाबिज्म को बहुत वर्षों तक कटघरे में खड़ा नहीं किया। जिस प्रकार की चीजें मस्जिद के अंदर हो रही थी उसे सेक्युलरिज्म के नाम पे कभी क्वेश्चन नहीं किया। 3 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कश्मीर में इतने 3 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 2.5 साल से सूबे में आपकी सरकार है। आई गिव यू सेटिस्फैक्टरी आंसर सर, मैं आपको संतोषजनक उत्तर दूंगा सर, मैं आपको संतोषजनक उत्तर, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और मैं आपको संतोषजनक उत्तर दूंगा, ये मैं आशा करता हूं। नंबर 1, आप देखिए जिस प्रकार से छोटे छोटे कस्बों में बड़े बड़े मस्जिद खड़े किए गए सऊदी के पैसों से, पाकिस्तान के पैसों से, कारण क्या रहा? वहाबिज्म को फैलाना है। आप ये बोल रहे हैं कि 3 साल हम सरकार में रहे हैं, हमने क्यों नहीं इस पे अंकुश लगाया? बिल्कुल ठीक बात है, हम 3 साल में केंद्र में और लगभग 2 साल से या 1.5 साल से हम कश्मीर में है, क्योंकि बीच में कोई एक फेज आया था जब सरकार नहीं थी। हाँ। तो उस समय आप बताइए, क्या ये वहाबिज्म को हम 1.5 साल में रोक लेते? हाँ, हमने वो एक्शन किया। क्या एक्शन हमने किया जो सरकारी राजनीतिक रूप से हो सकते हैं? देखिए, ये अलगाववादी पहले बहुत एक महत्वपूर्ण रुतबा ऑक्यूपाई करते थे। कोई भी पाकिस्तानी आता था पहले अलगाववादियों से बातचीत करता था। ये अलगाववादियों को बुला के हम यहाँ पे दिल्ली में सेमिनार कराया करते थे। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी पहले जो सरकार में होया करती थी, वो अलगाववादियों को स्टेक होल्डर मांगती थी, उनको बातचीत में शामिल करती थी। इस सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं, आप अगर भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं है, और उसकी बौखलाहट आज हम देख पा रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने आर्मी को भी फ्री हैंड दिया है। देखिए, आर्मी के चीफ ने अगर 2 महीने पहले कहा कि आप अगर पत्थरबाजी करके आतंकवादियों को पत्थरबाज तो नहीं रुक रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स ना, पत्थरबाजी रुक रही है, लिंचिंग हो रही है, पब्लिक लिंचिंग हो रही है। बिल्कुल, और सख्त कदम लेने की आवश्यकता है। जो लोग पैलेट गन को चलाने की बात नहीं करते थे, जो कहते थे कि पैलेट गन भी नहीं चलना चाहिए, ये तो बेचारे हमारे बच्चे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आर्मी के चीफ से, वी हैव टू गो हेल्टर स्केल्टर आफ्टर देम। एक एक को मार गिराना है, छोड़ना नहीं है। आप छोड़ेंगे तो ये फैलते चले जाएंगे। एक तरफ आप ये कहते हैं संवेद, इससे पहले कि मैं अतुल कुमार अंजान के पास जाऊं, एक तरफ आप कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा जनरल बिपिन रावत ने, दूसरी तरफ जिसके साथ आपका गठबंधन है और जो मोर्चे को आपकी साझा सरकार की अगुवाई कर रही हैं महबूबा मुफ्ती सईद, वो सीधे सीधे शब्दों में कहती हैं कि नहीं, अलगाववादियों से तो बात करनी होगी, बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। तो बातचीत से समस्या का हल निकलेगा या डंडे से निकलेगा, ये समझा दीजिए मेरे दर्शकों को। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। पहली बात है कि सिविल सोसाइटी में हमेशा डायलॉग और बातचीत से ही हल निकलता है, मगर बातचीत किससे? जो भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं करे उससे तो बातचीत नहीं हो सकती, आतंकवादियों से तो बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले मैं भी सोचता था कि क्या महबूबा मुफ्ती जी जो हो रहा है कश्मीर में उसके साथ खड़ी होंगी, मगर मैं आपको बिल्कुल फख्र के साथ बता रहा हूं, महबूबा मुफ्ती जी हैज बीन अ वेरी मैच्योर, वो बहुत परिपक्व लीडर के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। हाँ। उन्होंने कोई भी, कल भी जब ये दरिंदगी हुई, हाँ, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। अब मुझे ये परिपक्वता मेरी समझ से परे है। बांध टूट पात्रा, ये परिपक्वता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैच्योरिटी। मुझे तो पिछले साल से जब से हालात बिगड़ने लगे, बुरहान वानी को मार गिराया गया, और तब से जो बयान आ रहे हैं एक के बाद एक महबूबा मुफ्ती की, जिनकी आप वकालत कर रहे हैं, उन्होंने उस टाइम भी कहा कि हमारी सुरक्षा बलों को, पुलिस वालों को पता होता, मुझे पता होता कि ये बुरहान वानी को घेर लिया है तो मैं गोली चलाने के आदेश नहीं देती, रोक लिए जाते ये आदेश। अभी वो बातचीत की भी बात करते हैं। ये कौन सी परिपक्वता है? एक तरफ आप कहते हैं कि जॉ फॉर अ ट्रुथ, कोई आप एक दांत लेगा हम पूरा जबड़ा ले लेंगे, और कहते हैं उनकी बातचीत की बात भी ठीक है। मैं इसका बिल्कुल नहीं, मैं इसका एविडेंस बेस्ड उत्तर देता हूं। आप देखिए, यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा, यही तीखा प्रश्न महबूबा मुफ्ती जी से तब पूछा गया था जब आदरणीय राजनाथ जी वहां पे बातचीत के लिए गए थे। तो उनसे जब ये पूछा गया तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिल्कुल गोली चलेगी। अब वो जो लोग गए थे वहां पे, जिनके ऊपर गोली चली और पैलेट गन चले, ये कोई ब्रेड बटर या दूध खरीदने तो नहीं गए थे। जो अगर आतंकवादी घटनाओं को आप अंजाम दोगे, अगर आप पत्थर उठा के पत्थर फेंकोगे तो आप पे पैलेट गन चलेंगे। एंड महबूबा मुफ्ती ने इस पे किसी प्रकार का इफ और बट नहीं रखा। कल भी उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वालों का सबर का बांध टूट गया ना कश्मीर वासियों, तब ये मत बोलना कि इस प्रकार का यहाँ सैलाब आ गया है। तो देखिए, कर्नल राठौर इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, इससे पहले कि मैं संजय झा के पास जाऊं। संबित, कर्नल राठौर इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं।
देखिए, जो कश्मीर की स्थिति है वो सामान्य स्थिति नहीं है। इसको रोजमर्रा के पॉलिटिकल विश्लेषण से या पॉलिटिकल हैंडलिंग से नहीं संभाला जा सकता। अगर केंद्र ने इस पे विचार करना है कि वहां गवर्नर शासन लगे तो लगाया जाए। ये सरकार बेबस दिख रही है क्या कर्नल राठौर? सरकार आपके आने से पहले मेरा बिल्कुल सीधा सवाल था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बेबस दिख रही है। दोनों को इस समय दृढ़ निश्चय लेना है। अगर गवर्नर रूल समय की मांग है तो लगना चाहिए, कोई इफ बट की बात नहीं है। अगर देखा जाए साउथ कश्मीर के 4 जिले और श्रीनगर, हालात बेकाबू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों का हमला हुआ है, चौक पर अभी हुआ है। हाँ, एक जवान शहीद हो गया, 2 जख्मी हैं। ये कोई अच्छे हालात के वो नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर के हालात 90s को वापस चले जाएं तो वो आपका निर्णय होगा। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चल रही है क्या? सरकार कहती है, आपके जनरल रावत कहते हैं वील मेक देम रन हेल्टर एंड स्केल्टर, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। महबूबा कहती हैं बातचीत तो होनी पड़ेगी, बातचीत के बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं है। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चल पा रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशंस एंड हैंडलिंग। ये आसान स्थिति नहीं है। इसको इतना आसान न समझें कि डेली पॉलिटिकल मनूवर से या पॉलिटिकल हैंडलिंग से ठीक होगी। अगर वहां गवर्नर रूल लगना है, सो बी इट, लगाएं वहां, और आर्मी को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जेएनके पुलिस को अपना काम करने दें। तो ऐसे में क्या मिर्वेज उमर फारूक की गिरफ्तारी होनी चाहिए? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। डीजीपी कह रहे हैं कि मिर्वेज के लोग मस्जिद के भीतर मौजूद थे। अभी हमें यह नहीं मालूम, पूरी तस्दीक नहीं हुई है, पूरी जांच नहीं हुई है कि मिर्वेज खुद मस्जिद में थे या वो बाद में आए, लेकिन डीजीपी कह रहे हैं उनके लोग 5 हिरासत में ले लिए गए हैं, 12 की शिनाख्त हो गई है। तो मिर्वेज पर मेहरबानी क्यों? फिर मिर्वेज हजारों बार आतंकवादियों की कंपनी में देखा गया है, उसके फोटोग्राफिक सबूत भी मिलेंगे। ये बच्चा वहां जानता है। उसकी मस्जिद है जिसमें ये प्रीच करता है, और उसके बाहर एक आदमी को ये लोग घेर के मारते हैं। मिर्वेज का पहले अरेस्ट होना चाहिए, और अगर जरूरत है तो ये धार्मिक विद्रोह ना बढ़े, उस मस्जिद को बंद कराएं। संजय झा, क्या मिर्वेज उमर फारूक को गिरफ्तार करना चाहिए? देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि आज यदि जम्मू और कश्मीर में यह हालत इतने बुरे हो चुके हैं, माहौल इतना तनाव में बिल्कुल डूबा हुआ है, तो इसके पीछे सबसे पहले आपको जड़ पे जाना पड़ेगा। और जड़ है ये अवसरवादी गठबंधन पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल ये था, क्या मिर्वेज उमर फारूक को गिरफ्तार करना चाहिए? लेकिन सत्ता के लोभ पर नहीं, ये तो इनकी सरकार को करने दीजिए। मैं बताता हूँ इनकी आपकी राय क्या है, इनकी दुविधा क्या है। आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जान रहा हूँ। इनकी दुविधा, आपको ये बता, इनकी दुविधा से जुड़े सवाल मैं पूछूंगा। संजय झा, आपकी राय क्या है? मिर्वेज उमर फारूक गिरफ्तार होने चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं, मैं अपनी राय बताऊंगा। मेरी बात तो सुना कीजिए, बात सुनिए। बहुत अहम मुद्दा है ये, कोई ऐसा मामूली कोई विषय नहीं है। बिल्कुल। हम कितने महीनों से, सालों से आपके चैनल पर आए हैं, ढेर सारे चैनलों पर हम गए हैं, और हमने इस बात को दोहराया है कि जैसा इनका यदि राजनीतिक समझौता यदि आप देखिएगा, एजेंडा ऑफ अलायंस, तो एक तरफ पीडीपी कहती है कि हुर्रियत उसमें हिस्सेदार है, कश्मीर के मसले का जो भी इनको सुलझन ढूंढना है, आपको हुर्रियत क्या, आपको पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर हीरो, जमीन पर जीरो, यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, इनके नेता लोग कुछ और बोलते हैं। आपके नेता जो बोलते हैं वो गिनवाने लगूंगा है कश्मीर वैली में। आपके नेता जो बोलते हैं वो गिनवाने लगूंगा। एक हमारे मणिशंकर अय्यर का क्या बयान था? मणिशंकर अय्यर तो मानते हैं कि कश्मीर पर हमने कब्जा किया हुआ है। वो अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं। एक मिनट, आपके संदीप दीक्षित आप ही के नेता है ना, वो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को किससे जोड़ देते हैं? मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, वो हमारे जनरल की शान में गुस्ताखी होगी। बिल्कुल ठीक बात होगी ना। मैं आपको केंद्रीय बिंदु पर लाना चाहता हूं। हाँ। आज यदि आप मेरी बात सुनिए, आज यदि हम इस तरीके के बात कर रहे हैं कि कश्मीर
का मसला इतना गंभीर हो चुका है, ये हम सब जानते थे कि बहुत ही एक संगीन और संजीदा मसला है। इस केस का कारण सिर्फ एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी बिल्कुल विफल हो चुकी है। आज ये हाल है कि आपको मालूम नहीं कि भविष्य में आपको क्या करना है। एक तरीके से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया कि ये कानून व्यवस्था का विषय है, लेकिन जब तक आप इस विषय पर प्रधानमंत्री का आपने एक बयान सुना है इस पर? अब प्रधानमंत्री यहाँ वहां घूम रहे हैं और ये हालत है कश्मीर का, आपने एक बयान सुना है? अतुल कुमार अंजान और उसके बाद सलीम गिलानी के पास में जाना चाहूंगा। प्राथमिकता ये पार्टी नहीं समझ पा रही है। ठीक है, अतुल कुमार अंजान, मुझे ये बताइए, बड़ा मेरा सीधा, बड़ी संजीदगी से, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ हॉक, मैं किसी को उकसा या उत्तेजित करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, और आप भी जानते हैं मैं इस मामले में बहुत संजीदा भी हूं। सलीम गिलानी, आप थोड़ा सा और पेशेंस दिखाइए, आप ही के पास में आऊंगा। मेरा सवाल ये है, एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुफ्ती में प्राइवेट ड्रेस में जामिया मस्जिद के बाहर मौजूद होता है और वहां उसे घेर लिया जाता है, तथाकथित ये पत्थरबाज उसे घेर लेते हैं, उसे नंगा कर देते हैं, पत्थर मार मार कर उसके शरीर की ऐसी हालत कर देते हैं कि पुलिस वाले पहचान भी नहीं पाते कि ये अयूब पंडित ही हैं। और पहले के वाकये में उनका जिक्र कर चुका हूं। सरकार का इकबाल क्या रह जाता है अगर इस तरह के अलगाववादी, और हमें डीजीपी बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ना मैंने ये इन्वेंट की है इंफॉर्मेशन, डीजीपी बता रहे हैं कि मिरवैज उमर फारूक, हुर्रियत के नेता, अलगाववादी नेता मिरवैज उमर फारूक के लोग वहां भीतर मौजूद थे। 5 को हिरासत में ले लिया गया है। मिरवैज भी वहां पहुंचे हैं, बाद की तस्वीरें तो हैं, पहले की मुझे जानकारी नहीं, और अभी उस बाबत जांच चल रही है, लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट में तो लिया जा सकता है ना। इतने किड्स ग्लव के साथ ट्रीटमेंट क्यों? संदीप चौधरी जी, ये बताइए, आपका तो बड़ा वर्षों का अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आज कोई सरकार भी है क्या? ये प्रश्न खड़ा कर रही है। 1.5 साल में शायद देश में इतने 39 पुलिस के लोग मार दिए गए, मिलिट्री के तमाम जवान, सीआरपीएफ के जवान मारे जा रहे सीमा उस पार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में। 2 बातें हैं, सीमा पर हमारी पैरामिलिट्री उचित हो तो हमारी सेना के जवान रहेंगे, आंतरिक परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। किसकी सरकार? जम्मू कश्मीर में सरकार बाहुबलियों की सरकार, जम्मू कश्मीर में नैतिकतावादियों की सरकार। ये ऐसी स्थिति है, ये बेमेल सरकार, बेमेल जोड़ी, लेकिन नगाड़ा खूब तेजी से बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है। पर आप ही के वाम खेमे की नेता